यह क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन जितने भी टॉपिक से प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। याद रखिए, किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। इस बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? तो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? तो 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका सूर्यसेन की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? सूर्यसेन की मानी जाती है। ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था। जो अगला प्रश्न आया है, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल ने क्या की थी? अंग्रेजों को सहायता की थी। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने। किसने कहा था? ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस एक में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में गए थे, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बाकी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भीमराव अंबेडकर गए थे। कौन गए थे? भीमराव अंबेडकर। ये प्रश्न इस बार पूछा गया था, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी का लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो महात्मा गांधी ने जो लोक सत्याग्रह से जुड़े थे दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद, तो वो था चंपारण बिहार में। कहाँ पे? चंपारण बिहार में। अगला प्रश्न है आपका, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी प्रशासनिक सुधार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी पहला जो शासक था जिसने सही तरीके से प्रशासनिक सुधार भारत में किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, मुतखब उत तवारीख नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मुतखब उत तवारीख नामक पुस्तक अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते। तो अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि अब्दुल रहीम थे। कौन थे? अब्दुल रहीम। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? तो विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम दरबारी था अब्दुल रज्जाक। कौन था? अब्दुल रज्जाक था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो मुगल सम्राट में जो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है, और वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उद्भव हुआ था? जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया उसके बाद आया कौन सा वंश? शुंग वंश आया था। कौन? इस बार कई शिफ्ट में नदी के किनारे बसे शहर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, तो वो भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी के किनारे है? तो नागा अर्जुन सागर बांध
कृष्णा नदी पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है पोचमपाद बांध किस नदी पर है, तो पोचमपाद बांध नदी गोदावरी नदी पर स्थित है, ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते थे। अगला प्रश्न है आपका श्रीशैलम बांध, ये कृष्णा नदी पर, याद रखिएगा, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उकाई बांध, ताप्ती नदी पर स्थित है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भाखरा नागल बांध, तो भाखरा नागल बांध आपका सतलज नदी पर स्थित है, ये पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कोयना बांध, तो कोयना जो बांध है वो कोयना नदी पर स्थित है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है मेट्टूर बांध, ये कावेरी नदी पर स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कृष्णराज सागर बांध, ये भी कावेरी नदी पर स्थित है, ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पर है, ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध, ये पेरियार नदी पर है, ये केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में है ना। निम्मो बाजगो बांध सिंधु नदी पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला दिल्ली सभी को पता है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा यमुना नदी, पटना गंगा नदी। इस बार पटना एक शिफ्ट में पूछा था कि पटना किस नदी किनारे बसा है, गंगा नदी। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है, तो ये भी गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न था इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर है, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा है, याद रखिएगा। अगला है गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये प्रश्न इस बार आया था। तो श्रीमती एनी बेसेंट, कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है भारत के उदारवादी नेताओं में किसे ए सिल्वर टंग्ड ओरेटर कहा जाता है, तो इस सिल्वर टंग्ड ओरेटर कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण था बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने को रोकना, बंगाल में राष्ट्रीयता को बढ़ाने से रोकना। अगला प्रश्न है आपका 1946 में नेवी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया गया, तो बम्बई, यानी जो अभी मुंबई है वहाँ पे किया गया था। किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद ही ब्रिटिश शासन का हमारे देश में क्या हो गया, अंत हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने कहा था। किसने कहा था, फिरोज शाह मेहता ने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता का आवाज़ नहीं है। अगला प्रश्न, यह किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए, तो ये कहा था एमजी रानाडे ने। किसने कहा था, एमजी रानाडे ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न, पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य था निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। क्या था, निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न है आपका लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। कौन थे, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था, तो काकोरी रेल डकैती कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। अगला प्रश्न है आपका द प्रोफेट ऑफ इंडिया, नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है
किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, क्योंकि यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था। तो ये विरोध किया था एनजी रंगा ने। किसने किया था? एनजी रंगा ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया था? तो माउंटबेटन प्लान को जो अस्वीकार किया था वो था मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसने अस्वीकार किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी जी का दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में भारत में आया। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का पहला विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अभिनव भारत की। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? वीवीआई क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था? तो ये निकाला था वी आर अम्बेडकर ने। किसने निकाला था? वी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखुल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? तो शेखुल हिंद की पदवी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई? तो ये हुई जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता था? अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबेदीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनुल आबेदीन को। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया था तथा फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई थी? तो ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान में प्राप्त हुए हैं? ये है बुर्ज होम से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। अगला प्रश्न है आपका, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की सही क्रम है? तो ये सही क्रम है पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। कौन है? फिर फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो बता दूं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है आपका, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग राजवंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। याद रखिएगा कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? ये है जैन धर्म। जैन धर्म में अनेकतावाद को मान्यता दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ईसानी कहा है? तो सिकंदर ईसानी खुद को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है। किसने कहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? तो एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो तैमूर का आक्रमण महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? तो ये बनाई थी शाह शुजा की अनुमति से। किसकी अनुमति से? शाह शुजा की अनुमति से। अगला प्रश्न है आपका, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य यानी बफर स्टेट के रूप में रखा था? तो मराठों को बफर स्टेट के रूप में रखा था। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो ये चौथी बौद्ध संगति में इसकी क्या हुआ था? उदय हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? तो धम्म का प्रचार किया था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। किसके प्रचार हेतु? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। अगला प्रश्न, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी? तो तांबे की मुहरें हड़प्पा के खनन में प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है आपका,
कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन मानी जाती है। तो ये VBI क्वेश्चन, ये इस बार पूछा गया था प्रश्न। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था बैसाख पूर्णिमा को। किसको हुआ था? बैसाख पूर्णिमा को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट है, अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? तो ये जेम्स प्रिसप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला कुछ और प्रश्न है, जो नदी के किनारे शहर बसे हुए, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ, याद रखिएगा। अहमदाबाद साबरमती के नदी के किनारे बसा हुआ है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। एक प्रश्न तो फिक्स है आपका इससे, नदी से। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, पोंग महाराणा प्रताप सागर बांध, ये ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थीन बांध, जिसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है, ये रावी नदी पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बगलिहार बांध, आपका बगलिहार बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। चुटक बांध आपका सुरू नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचेत बांध, इस बार ये प्रश्न आया था, याद रखिएगा। पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है, झारखंड राज्य में। मैथन बांध बड़ाकर नदी पर स्थित है, झारखंड राज्य में ये भी स्थित है। अगला है आपका टिहरी बांध, टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह थी। कौन थी? आरती शाह। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर। कौन थे? GV मावलंकर, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मान प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? यानी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? तो वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे मदर टेरेसा। कौन थे? मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी कुमारी रीता फारिया। याद रखिएगा, कुमारी रीता फारिया। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी सुष्मिता सेन। कौन थी? सुष्मिता सेन। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो थी सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे सुचिता कृपलानी। ये भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। क्या थी? M फातिमा बीबी। याद रखिएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर क्रूप। कौन थे? जी शंकर क्रूप। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीना कौशल। याद रखिएगा कौन थी? रीना कौशल। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। 1976 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही थी कुमारी बछेंद्री पाल। कौन थी? कुमारी बछेंद्री पाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न है शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी भाग्यश्री थिप्से 1986। कौन थी? 1986 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी डायना एडुलजी। कौन थी? डायना एडुलजी। काफी फेमस महिला क्रिकेटर रही है। अगला प्रश्न है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी श्रीमती जयंती पटनायक। कौन थी? श्रीमती जयंती पटनायक। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी श्रीमती देविका रानी। कौन थी? श्रीमती देविका रानी। अगला प्रश्न है प्रथम जनगणना वर्ष कब हुआ? तो प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1872 में। अगला प्रश्न नियमित जनगणना वर्ष कब हुआ था? 1881 में नियमित जनगणना हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न प्रथम आणविक परीक्षण तिथि। तो प्रथम आणविक परीक्षण जो हुआ भारत में जिससे भारत एक परमाणु शक्ति बन पाया, तो आप देख लीजिए 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आपका आर्यभट्ट है। अगला है प्रथम भारतीय उपग्रह, तो ये हो गया आर्यभट्ट आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न है प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी। तो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो भारत की थी वो हर्षा थी। 1986 में इनकी जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ किया गया? तो सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा आपका इलाहाबाद नैनी से प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला गीतकार कौन थी? तो वो दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गीतकार थी मजरूह सुल्तानपुरी। कौन थे? मजरूह सुल्तानपुरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका देख लीजिए, अगला प्रश्न हृदय प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन करने वाले प्रथम कौन थे? तो थे डॉक्टर वेणुगोपाल। कौन थे? डॉक्टर वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे युवा तैराक कौन थे? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे युवा तैराक थे लीहेन मेहता। 1994 में इन्होंने किया था ये कारनामा। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, ये तो हो गया मजरूह सुल्तानपुरी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका प्रथम बायोस्फीयर आपका जो भारत में है वो नीलगिरी है। कौन है? नीलगिरी। याद रखिएगा देश का प्रथम फुटबॉल क्लब कौन था? तो ये था डलहौजी क्लब कोलकाता। कौन था? डलहौजी क्लब कोलकाता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना था शिव समुद्रम 1992 में। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन थी? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई थी जलेबी। कौन थी? भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा। अगला प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है आपका तिरंगा। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है?
तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, याद रखिएगा सत्यमेव जयते। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, क्या है रुपया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीयता, तो भारत की राष्ट्रीयता है भारतीयता, क्या है भारतीयता। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय लिपि है आपका देवनागरी। कौन सी लिपि है, देवनागरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कैसी है, तो भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष। भारत न किसी का साथ देता है न किसी का विरोध करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, याद रखिएगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान, तो जनगण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है, तो ये श्वेत पत्र है। जितने भी सरकारी दस्तावेज या सूचना ये सब इकट्ठा किया जाता है उसे श्वेत पत्र में एकत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो यह है बरगद। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। कौन सी है, गंगा नदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर, जिसका पावो क्रिस्टेसस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। इसका नाम क्या है वैज्ञानिक, तो पैंथेरा टाइग्रिस। इस बार पूछा गया था, इसे आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की चलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इसका खेल क्या है, हॉकी है, क्या है हॉकी। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पर्व क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं हम, और 15 अगस्त, जिसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत की राष्ट्रीय योजना कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना, जिसे अब नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जोरहाट असम में स्थित है। कहाँ है, जोरहाट असम में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये बारपेटा असम में स्थित है। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा शहडोल मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है, तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इस बार भी कई बार पूछा गया प्रश्न में, कई शिफ्टों में, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में आपका स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट असम में स्थित है। अगले प्रश्न की चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो मानस बाघ अभ्यारण्य बारपेटा असम में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। याद रखिए सारे VVI और सिलेक्टेड प्रश्न है, जितने भी टॉपिक से इस बार प्रश्न पूछा गया उन सभी टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका ये रिपीट हो गया है प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अगला है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग नेशनल पार्क हजारीबाग झारखंड में स्थित है। नीलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नीलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है मुदुमलई अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मुदुमलई अभ्यारण्य आपका नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। अगला है पेरियार अभ्यारण्य, तो पेरियार अभ्यारण्य इडुक्की केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। गहिर माथा कछुआ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गहिर माथा कछुआ अभ्यारण्य केंद्रपाड़ा उड़ीसा राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है कैंपेबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कैंपेबल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन, तो ये भागलपुर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, तो ये रिपीट हो गया है प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है जंगली गधा। जंगली गधा से रिलेटेड कौन सा अभ्यारण्य? तो आपको बता दूं कि जंगली गधा से रिलेटेड अभ्यारण्य आपका कच्छ का रण जंगली गधा अभ्यारण्य जो गुजरात में स्थित है। अगला है एक सिंग वाला गेंडा। एक सिंग वाला गेंडा है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लीजिए कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में सिंह के लिए फेमस है, याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपका यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर जो सिंह के लिए है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये घाटी गांव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। बंगला बाघ रॉयल बंगाल टाइगर जो अभ्यारण्य है उसके लिए फेमस है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है ओलिव रिडले कछुआ से रिलेटेड जो अभ्यारण्य है वो आपका गहिर माथा कछुआ अभ्यारण्य जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है बंगाल बाघ रॉयल बंगाल टाइगर, इससे रिलेटेड जो अभ्यारण्य है वो आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल है। ये प्रश्न दोबारा आ गया। अगला आपको अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका डॉल्फिन विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है जो डॉल्फिन के लिए फेमस है। गिद्ध के लिए फेमस कौन सा अभ्यारण्य है? तो देख लीजिए रमदेवर बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। भालू के लिए जो फेमस अभ्यारण्य है वो दारोजी भालू अभ्यारण्य जो हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका संगई केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकतक झील बिष्णुपुर मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है गिद्ध के लिए जो फेमस अभ्यारण्य है वो रमदेवर बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगले प्रश्न है हमारा घड़ियाल। घड़ियाल के लिए जो फेमस अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सफेद विशाल गिलहरी के लिए जो अभ्यारण्य फेमस है वो श्रीविल्लीपुतूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो बिरुधी नगर और मदुरई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब हम कुछ प्रश्न जो युद्ध से है, जो इस बार कई प्रश्न युद्ध से पूछे गए हैं, तो युद्ध से प्रश्न देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है तराइन का युद्ध पूछा गया था इस बार। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1191 में। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला प्रश्न है तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई जिसमें अपोजिट हुआ, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है पानीपत की लड़ाई काफी फेमस है, इस बार भी पूछा गया। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला जो प्रश्न है आपका खानवा की लड़ाई। तो खानवा की लड़ाई आपका 1527 ईस्वी में हुआ था जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराकर भारत में अपने पैर जमा लिए। अगला प्रश्न है आपका घाघरा की लड़ाई, ये कब हुई थी? तो ये 1529 में हुई थी। बाबर ने महमूद
लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की समाप्ति, मुगल शासन की स्थापना हुई। क्या हुई? स्थापना हुई। अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया। इस तरह से पानीपत की तीसरी लड़ाई आ गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। अगला है तालीकोटा की लड़ाई कब हुई? तो तालीकोटा की लड़ाई 1565 में हुई। दक्षिण के सुल्तानों के संयुक्त सेना ने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी की लड़ाई। तो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुआ। एक काफी महत्वपूर्ण लड़ाई था, जिसमें मुगल सेना के राजा मानसिंह और मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला को हराया। इस लड़ाई में भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव रखी गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आपका बांडीवास की लड़ाई है, जो 1760 में हुआ। ये भी प्रश्न इस बार आया था। तो अंग्रेजों ने भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 साल का युद्ध हुआ, 1756 से 1763 तक। इस दौरान हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए, और यह लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है, तो ये आपका तो कंप्लीट हो गया, ये रिपीट आ गया है। अगला है आपका सुहरगढ़ की लड़ाई। तो सुहरगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है करनाल की लड़ाई। तो करनाल की लड़ाई 1739 ईस्वी में हुआ। सुहरगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया था, और नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा दिया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदन को है। किसे है? संसद के दोनों सदन को है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कुल 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? ये केवल और केवल भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिए, विधानसभा के, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है, जिसमें 370 को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग क्या किया गया? बनाया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देसी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो देसी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामलों को निर्णय लेता है? उठे मामलों में कौन निर्णय लेता है? तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ही ये मामला जाता है और उसी को निर्णय लेने का अधिकार है। अगला है, भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ का तत्व किस मौलिक अधिकार से में प्रतिबिंबित होता है? तो रूल ऑफ लॉ समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी में क्या होता है? प्रतिबिंबित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की किसी सदस्य
को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उसे क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? तो इसकी रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? राष्ट्रपति को भेजी जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं? तो कुल 29 विषय क्या किए गए हैं? इसमें रखे गए हैं। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। याद रखिएगा, किसके? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला है, कोई बिल सिलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है? तो द्वितीय वाचन के पश्चात, यानी सेकेंड रीडिंग के बाद ही किसी बिल को क्या होता है? सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन होते हैं? तो उसके लिए वोटर होते हैं संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? तो ये बना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वें। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल की पहाड़ियों को किस देश से अलग करती है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से क्या करती है? अलग करती है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये श्रीलंका से क्या करते हैं? अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य आप सभी को पता है कि 8 राज्यों से कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? तो ये अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट है, भारत में संप्रभु किसे बताया गया है? तो भारत में संप्रभु हम भारत के लोगों को क्या किया गया है? बताया गया है। नेक्स्ट है, 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो कुल 51 देशों ने क्या किए थे? उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में यह क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट को। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसे भावर कहा जाता है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये आपका कच्छ के रण में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा क्या है? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिर गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट, अरावली और बिंद श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। याद रखिए कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप का अंग था। किसका अंग था? जम्बू द्वीप का अंग था।
नेक्स्ट है भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, तो ये 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो ये बैरन और नारकोंडम के बीच स्थित है। नेक्स्ट है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, तो सिकंदराबाद है। नेक्स्ट है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी है कुर्नूल। कौन सी है, कुर्नूल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। कौन सी है, सैडल पीक। नेक्स्ट है मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसे मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालाबार तट। नेक्स्ट है दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न है धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है, तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है अन्नामुदी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो अन्नामुदी नामक चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। आरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो आरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है, तो बानास नदी निकलती है। कौन, बनास नदी। नेक्स्ट है कौन सी नदी असम का अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सीमा बनाती है वो है संकोसी नदी। कौन है, संकोसी नदी। कुछ साइंस के प्रश्न है जो इस बार पूछे गए थे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है, इसे स्तंभ मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्तंभ मूल। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक रंग नीला, पीला, हरा होता है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। नेक्स्ट है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो ये रतन जोत जिटरोफा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम बताए, तो बर्ड फ्लू के विषाणु का नाम है H5N1 और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम है H1N1। नेक्स्ट है जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो कार्बन डेटिंग विधि क्या होती है, अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है, तो कोशिकत्व के कारण क्या होता है, ये चढ़ जाता है। नेक्स्ट है गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण वाली गैसों से क्या करते हैं, गोताखोर सांस लेते हैं। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना कौन सी गैस रिसी थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या हुई थी, रिस गई थी। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। कौन सा है, वर्षा का जल। नेक्स्ट है कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, तो हीलियम गैस को नोबल गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। हवा से हल्की कौन सी गैस है, तो हवा से भी जो हल्की गैस है वो है आपका हाइड्रोजन। हवा से भारी कौन सी गैस है, तो हवा से भारी जो गैस है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है। अगला है आपका कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है, तो प्रोपेन ब्यूटेन कुकिंग गैस में गैस होती है। नेक्स्ट है आपका चमकने वाला माचिसों में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा है, तो ये फास्फोरस है। कौन है, फास्फोरस है। जनसंख्या से रिलेटेड इस बार हर शिफ्ट में प्रश्न कम से कम 2 पूछा गया था, इसलिए जनसंख्या वाला टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, तो उसे देख लेते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुआ। लॉर्ड रिपन के समय से क्या हुआ, देश में कंटिन्यू जनगणना होने लगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, 1921 को। जनगणना से सर्वोत्तम अनुच्छेद संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 246 को। जनगणना विषय है तो 7वीं अनुसूची के संघ सूची से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनांकिकी की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनांकिकी। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना का शुभंकर था
प्रगणक शिक्षिका 2011 की बातें हो रही है। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन थे। कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे गोपालास्वामी, आर.एन. गोपालास्वामी। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो 1931 में। कब हुई? 1931 में। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार प्रश्न पूछा गया था। कुल जनसंख्या भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का परसेंट है तो वो है कुल 17.5%। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 62.32 करोड़, परसेंटेज में 51.47%। महिला की जनसंख्या 58.75 करोड़, परसेंटेज 48.53। 10 की वृद्धि जो रहा 2011 के जनगणना में वो 17.7% रहा। कितना? साक्षरता दर का बात करें टोटल तो 73, पुरुष की बात करते हैं 80.9 और महिला की बात करते हैं 64.6%। लिंगानुपात बात करें तो भारत का लिंगानुपात रहा 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं। जनसंख्या घनत्व की बातें करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात रहा केरल का 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं। न्यूनतम लिंगानुपात रहा हरियाणा का 1000 पुरुष पे 779 महिलाएं। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात रहा पुदुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात रहा दमन एवं द्वीप का। इस तरह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लीजिए। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व रहा दिल्ली में। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व रहा अंडमान निकोबार समूह में। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य का है। न्यूनतम जनसंख्या आपका सिक्किम राज्य का है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जो जनसंख्या है वो आपका दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या लक्षद्वीप का एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है वो आपका नागालैंड है। कौन है? नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल में 94%, न्यूनतम बिहार में 61.8%, न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार में 51.5%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। सबसे बड़ा जिला आपका थाने महाराष्ट्र, सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक देखेंगे जो ऐतिहासिक पुस्तक था जिससे बार बार प्रश्न पूछा गया इस बार, तो उसे देख लेते हैं। कुमार संभवम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, गीत गोविंद जयदेव। सबसे पहले तीनों बुक के लेखक कौन है? कालिदास। मालती माधव पुस्तक के लेखक भवभूति, उत्तर रामचरितमान के लेखक भवभूति और पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, याद रखिएगा काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, बिजक के लेखक कबीरदास, रमैनी के लेखक कबीरदास और सबद के लेखक भी कबीरदास। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, चित्रांगदा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, विसर्जन के लेखक भी वही है, गार्डनर के लेखक भी वही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। हंगरी स्टोन्स के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम, कागज देख कहते कैनवास अमृता प्रीतम, 49 डेज अमृता प्रीतम, इंदिरा गांधी रिटर्न्स खुशवंत सिंह। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं क्योंकि 30 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और बहुत ही जल्द नेक्स्ट फेज का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप तैयारी अभी से कंटिन्यू रखिए क्योंकि इस बार का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह के प्रश्नों का लेवल था हो सकता है अब देखिए 1-2 नंबर से रह जाएं, तो तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो सुनहरी क्रांति संबंध रखती है बागवानी व शहद उत्पादन से। किससे संबंध रखती है? बागवानी व शहद उत्पादन से। अगला प्रश्न देख लीजिए जो इस बार एग्जाम में पूछा गया था, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? तो गोल क्रांति चलाई गई आलू उत्पादन के लिए। किसके लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है आपका गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। प्रत्येक शिफ्ट में इस बार क्रांति से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, इसलिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने % भाग कृषि में लगा हुआ है? तो कार्यशील जनसंख्या का कुल 64.5% भाग क्या है? जनसंख्या कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो जूट की खेती हुगली नदी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जाती है। अगला प्रश्न है आपका केसर सबसे अधिक
मात्रा में कहाँ होता है? तो केसर सबसे अधिक मात्रा में कश्मीर में होता है, याद रखिए कहाँ पे होता है? कश्मीर में। नेक्स्ट है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राष्ट्र है महाराष्ट्र। कौन है प्रथम राष्ट्र? महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो कर लगाने की संस्तुति की थी राज समिति ने। किसने? राज समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसे प्रस्तुत किया था डी हिटलसी ने। किसने? डी हिटलसी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देख लीजिए, वान थ्यूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वान थ्यूनेन का सिद्धांत तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? तो निर्यातक देश सबसे बड़ा कौन है? आपका अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न इस बार पूछा गया था, गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस गेहूं के फसल के लिए आदर्श तापमान होता है। नेक्स्ट है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो क्या उगाई जाती है? गेहूं उगाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न देख लीजिए, गेहूं की कृषि से संबंधित है स्टेपी क्षेत्र में ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो समशीतोष्ण जलवायु सबसे क्या है उसके लिए उपर्युक्त है। नेक्स्ट है आपका, उत्तरी गोलार्ध संसार का कितने % गेहूं उगाता है? तो 90% गेहूं कौन उगाता है? उत्तरी गोलार्ध उगाता है। अगला प्रश्न, इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो इटली में चावल के लिए पो नदी घाटी क्या है? प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित होती है? तो गेहूं की खेती चिरनोजम मृदा से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? तो चावल के फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है। जहां अधिक वर्षा होती है, जल जमाव होता है, वहीं पे चावल की खेती हो पाती है। अगला प्रश्न, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चिकनी मिट्टी सबसे क्या है? उपयुक्त है। नेक्स्ट है, मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? तो मक्का की पेटी विश्व में अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते, तो अगला प्रश्न, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दर्रा से भी प्रश्न पूछे गए इस बार। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? तो वो जाते हैं माना दर्रा से होकर। कहाँ से होकर जाते हैं? माना दर्रा से होकर, जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आपका, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो ये बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। किस दर्रे से होकर? बनिहाल दर्रे से होकर। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था? तो ये खोला गया था, कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा आरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। जलेपला दर्रा किस राज्य में? तो जलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में, याद रखिएगा। पाचला दर्रा किस राज्य में है? तो पाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। सारे दर्रे महत्वपूर्ण है। नासिकर और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को थालघाट दर्रा जोड़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कलकत्ता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कलकत्ता और मुंबई को भोरघाट दर्रा क्या करता है? जोड़ता है। कौन जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है। इस बार हर शिफ्ट में आपका जो नारे थे उससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस बार कुछ महत्वपूर्ण नारा हम देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को किसने कहा था? तो ये मंगल पांडे ने कहा था। आपको बता दूं कि अगर आप पिछले 3 एपिसोड अगर आप हमारा नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि सभी में महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो जय जगत का नारा दिया था विनोबा भावे ने। कर मत दो का नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और आपका संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न देख लीजिए, वंदे मातरम सभी को पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये उसके राइटर भी है जन गण मन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह, जी हाँ भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने कहा था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने इसका नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। जय हिंद का सुभाष चंद्र बोस।
अगला प्रश्न देख लीजिए, एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था 4 अप्रैल 1951 को। बता दूं कि पहला एशियाई खेल इंडिया में ही हुआ था, दिल्ली में। नेक्स्ट है, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? तो क्रिकेट का मूल नाम है क्लब बॉल। याद रखिए, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? क्लब बॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट की बाइबल विजडन क्या है? तो ये है वार्षिक पत्रिका। भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? तो पीटी उषा का पूरा नाम है पल्लुबुल्ला खंडी थक्के परम बिलाउसा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, ये सभी खेल से रिलेटेड प्रश्न है, हर शिफ्ट में पूछा गया है प्रश्न। गीता सेठी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से है। विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से? तो विश्वनाथन आनंद का संबंध है आपका शतरंज से। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह CK नायडू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? CK नायडू को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट महिला और पुरुष कौन थे? तो महिला थे STP डिसूजा 1963 में, और गुरुबचन सिंह रंधावा पुरुष थे 1961 में। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरुषोत्तम प्रथम प्रशिक्षण कौन है? तो पुरुषोत्तम प्रथम प्रशिक्षक हैं OM नामबियार। कौन है? OM नामबियार। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका कि पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन है? तो ये है मिल्खा सिंह। कौन है? मिल्खा सिंह। किस खिलाड़ी के जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के। किसके? मेजर ध्यानचंद के। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? तो डुरंड कप है। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो वो अंजलि राजगोपाल बनी है। कौन बनी है? अंजलि राजगोपाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न देख लीजिए, किरण बेदी IPS ने वर्ष 1972 में लॉन टेनिस का कौन सा खिताब जीता था? तो एशियाई खिताब जीता था। कौन सा? एशियाई खिताब। पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हो गई थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते हुए। अगला प्रश्न है आपका, कौन से मुख्यमंत्री अपने अध्ययन काल में हॉकी एवं एथलेटिक्स के कप्तान रह चुके हैं? तो ये बीजू पटनायक, उड़ीसा के जो अभी आपके मुख्यमंत्री है वो रह चुके हैं। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो सुनील मनोहर गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो पेले को फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है। रोनाल्डो, रिवाल्डो व रोनाल्डिनो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? सभी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है आपका, हे राम का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये भी महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका नारा दिया था इकबाल ने। किसने दिया था? इकबाल ने। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने इसका नारा दिया था। अगला प्रश्न है आपका, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इसका नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का नारा भी दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका, आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। हे राम का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए का तिल में है, इसकी नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला प्रश्न है आपका कि मदान तितली के नाम से कौन सा तैराक जाना जाता है? तो ये मेरी मीघर जाना जाता है। लैला अली का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से। लैला अली का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला के रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये माइकल फेल्प्स के नाम है, जो अमेरिकी तैराक है। उसेन बोल्ट जमैका का संबंध किस खेल से है? तो यह है एथलेटिक्स दौड़ से। किससे? एथलेटिक्स दौड़ से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लियोनेस मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? तो अर्जेंटीना के है। सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में कितने रनों, शतकों व अर्धशतकों का विश्व रिकॉर्ड है? तो आप देख लीजिए कि वनडे क्रिकेट में 18,426 रन, 49 शतक और 96 अर्धशतक का क्या है? रिकॉर्ड है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रथम विश्व कप क्रिकेट कब आयोजित हुआ था? तो पहली बार 1975 में आयोजित हुआ था। शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस रूसी शतरंज पत्रिका द्वारा
प्रदान किया जाता है? तो ये चेस रिव्यू द्वारा क्या होता है, प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि इंग्लैंड की पत्रिका विजडन द्वारा 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर किसे घोषित किया गया? तो कपिल देव को। लंदन ओलंपिक 2012 में कुश्ती में सुशील कुमार ने कौन सा पदक जीता था? तो ये रजत पदक जीता था। कौन सा? भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान का नाम क्या है? CK नायडू। मैदान अब देख लिए। उसके बाद हॉकी का जादूगर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जाने जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले भारत के प्रथम बल्लेबाज कौन है? तो वो है आपके वीरेंद्र सहवाग। कौन है? वीरेंद्र सहवाग। अगला प्रश्न है साइना नेहवाल को किस खेल में लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक मिला? तो बैडमिंटन में। किस खेल को टेनिस का मक्का कहा जाता है? तो विंबलडन को टेनिस का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि विंबलडन प्रतियोगिता किस कोर्ट पर खेली जाती है? तो ये हरी घास की कोर्ट पर खेली जाती है। विंबलडन में खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? ये सानिया मिर्जा है। कौन है? सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आपका खैबर दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे? तो आर्य खैबर दर्रा से होकर ही भारत में आए थे। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो ये बनिहाल दर्रे को दिया गया है। किसे? बनिहाल दर्रे को। नेक्स्ट है पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तुजू दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो म्यांमार को जोड़ता है। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है? तो भारत को सिक्किम से जोड़ता है। भारत को किस देश से जोड़ता है? तो देश नहीं, सॉरी। नेक्स्ट है आपका नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी क्या होती है? उगाई जाती है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, ये बात याद रखिएगा, मिस टाइपिंग है। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये नागपुर में है। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक अंगूर की खेती के लिए काफ़ी क्या है? फेमस है। अगला प्रश्न है आपका मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात में उगाई जाती है। किस राज्य में? गुजरात में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तो तमिलनाडु में गेहूं की खेती क्या होती है? नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका किस फसल की कटाई और बुनाई में सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ना की कटाई और बुनाई में सबसे अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए आप कि भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 13.367%। अगला प्रश्न है मूंगफली में दाने का औसत परसेंट कितना होता है? तो 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट आपका मक्का की खेती के किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ के मौसम में की जाती है। खरीफ के मौसम में। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे है? तो ये है आपको डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट है दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में। जो सबसे बढ़िया चाय होता है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय की खेती के लिए पानी की ज़रूरत है लेकिन पानी जमना नहीं चाहिए। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। रेशे वाली फसलें कौन सी होती है? तो कपास, जूट और सन आदि रेशे वाली फसल होती है। अगला है आपका भारत में लंबे रेशे कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो बता दूं कि राजस्थान दलहन उत्पादन में सबसे आगे है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जायद की फसल कौन सी है? तो जायद फसल की श्रेणी में आता है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। और यहाँ पर देख लीजिए कि नगदी फसल कौन सी है। अगला प्रश्न किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा तथा गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देख लीजिए भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा धान उगाई जाती है। कौन? धान। हरित क्रांति कब हुई? तो 1967 से 1968 के बीच में क्या हुई? हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। क्या था? आत्मनिर्भरता। हरित क्रांति किस फसल में सबसे अधिक क्या हुआ? उपयोगी हुआ? तो गेहूँ हुआ। चावल में। नेक्स्ट किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो पंजाब को धान का भंडार कहा जाता है। कटोरा नहीं, धान का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका
कि सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और वी आर दास ने की। किसने की, मोतीलाल नेहरू और वी आर दास ने। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया, तो साइमन कमीशन भारत यात्रा पर 1928 ईस्वी में आया। कब आया, 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 23 फरवरी 1942 ईस्वी कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया, तो ये किया सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने, सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने। किसने दिया था, जनरल ओ डायर ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था, तो ये मनाया था कलकत्ता में। कहाँ मनाया था, कलकत्ता में। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ, किसने की, तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कर दी थी। किसने, नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे। गांधी जी बस एक ही गोलमेज, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें भाग लिए थे। बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। असहयोग आंदोलन को शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था, तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक चित्तरंजन दास ने लिखी। किसने लिखी, चित्तरंजन दास ने। जनरल डायर की हत्या किसने की, तो जनरल डायर की हत्या कर दी थी उधम सिंह ने। किसने की, उधम सिंह ने। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, तो 385 किलोमीटर गांधी जी ने क्या किया था, पैदल चला था। अगला प्रश्न जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था, ये रिपीट हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी, तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या की थी, लौटा दी थी। अगला प्रश्न है आपका
कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई। कहाँ की गई? इलाहाबाद में। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न है आपका, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1932 ईस्वी में किसने की? महात्मा गांधी ने की। अगला प्रश्न है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो ये सिंगापुर में की गई। कहाँ की गई? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। अगला प्रश्न 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? इसका कारण था इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना समीमुल्लाह एवं आगा खां ने की थी। किसने? समीमुल्लाह एवं आगा खां ने। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। अगला है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष। अगला प्रश्न है 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दादा भाई नेहरू जी ने। किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है आपका 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष जेल हुई? तो 6 वर्ष की क्या हुई थी? जेल हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो बंगाल से बिहार 1912 ईस्वी में पृथक हो गया था। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था अरविंद घोष ने। किसने कहा था? अरविंद घोष। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास वर्ष 1908 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन 1911 में क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अरविंद घोष का बचाव किया था CR दास ने। किसने किया था? CR दास। अगला है सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने कहा था। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। अगला है कामागाटामारू क्या है? तो कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम था कामागाटामारू। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत क्या था? वंदे मातरम। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है आपका
भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो गणपति उत्सव का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। कौन था? आगा खां। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी जहाँ से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की वो था चंपारण। अगला है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्प लिया था? ये लिया था वर्ष 1940 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो वो था, कौन सा राज्य था? हैदराबाद राज्य को बलपूर्वक क्या किया गया था? मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ये दिया था वर्ष 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? असहयोग आंदोलन का शुभारंभ वर्ष 1920 में हुआ। कब हुआ? वर्ष 1920 में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया था? वापस ले लिया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? महान वृद्ध व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? ये 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ? पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह था सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी सबसे पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई में हुई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक। किसकी? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग जो अभी वर्तमान में नीति आयोग में बदल गया है, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अपने पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो जवाहरलाल नेहरू अभी तक वर्तमान में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, जो लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता है। अगला प्रश्न है आपका कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में लागू हुई। किस देश में? ब्रिटेन में।
अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित है? तो ये प्रधानमंत्री में क्या है? निहित है। अगला प्रश्न, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? ये कुल 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? वो बने गुलजारी लाल नंदा। कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। कौन बने? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? वो थे एच.डी. देवगौड़ा। कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। अगला प्रश्न है आपका, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? वो थे चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो समस्त सत्ता मंत्री परिषद में निहित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है? ये 6 माह तक रह सकते हैं। कितने? 6 माह। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 75 से संबंधित है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करता है। कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्री परिषद रख सकती है? ये विश्वास प्रस्ताव को रख सकती है। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका, भारत के मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। कहाँ से? लोकसभा से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जॉन मथाई। कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, मैडम बीकाजी कामा रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वो था पैट्रियट। कौन था? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई। नेक्स्ट है आपका, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कौन हुआ? तो होम रूल आंदोलन का सूत्रपात हुआ कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थी? तो ये थी डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन थी? तो वो थी केसरी। कौन थी? केसरी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय नेता में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? ये लड़े थे दादा भाई नेहरू जी। किसने लड़े थे? दादा भाई नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय
कब हुआ? तो ये हुआ 1883 ईस्वी में। अगला है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ टैगोर। अगला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो इसे उग्रवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1909 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? ये इसका नाम है मार्लियामेंटो सुधार। क्या नाम है? मार्लियामेंटो सुधार। अगला प्रश्न है भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? ये थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ।